अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम एक ऑब्जेक्ट को, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के अंदर कैसे पास कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गूमेंट कैसे पास कर सकते हैं और उसको यूज़ कैसे करना है, उसका सिंटैक्स क्या होगा। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कोशिश करिएगा अच्छे से समझने की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कन्वेंशनल कोड हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main टर्न 0 और यहाँ पे हम अपनी क्लास बना लेते हैं। अच्छा, आज हम कुछ ऑपरेशंस कैलकुलेटर सा बनाते हैं हम एक, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वही जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसी की हम एक क्लास बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर के नाम से। ये मैंने सिंपल एक कैलकुलेटर नाम से एक क्लास बना लिया और इसमें हम अपना कुछ डाटा रख लेते हैं प्राइवेट के अंदर इंट a और b, ये हमने दो वेरिएबल्स लिखनी है। ये दो वेरिएबल्स क्या करेंगे, नंबर लेंगे। इसको मैं नंबर 1 एंड नंबर 2 कर देता हूँ। आल्सो यहाँ पे हम कुछ और वेरिएबल्स बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड के नाम से एंड लेट्स से एक सब्ट्रैक्ट के नाम से। ये दो हमने और वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब हम पब्लिक में आते हैं और यहाँ पे हम फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस क्या करेंगे, यूज़र से डाटा लेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, वही सारी चीज़ें। void get data, मैंने एक फंक्शन बनाया और इसमें हम करेंगे सी आउट राइट द 2 नंबर्स। सिंपल यूज़र से हमने 2 नंबर्स ले लिए हैं और यहाँ पे मैं सी इन करके num1 एंड num2 ले लेता हूँ। सिंपल हमारा कोड है जिसके अंदर फंक्शन बनाया और हमने यूज़र से 2 नंबर ले लिए। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। इंटरनेट इश्यूज। ओके, को नंबर 1 करना है। अच्छा, एक हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम यूज़र से वैल्यूज़ वगैरह ले रहे हैं। अब हम कैलकुलेटर चूँकि हम बना रहे हैं तो नेक्स्ट जो हम बना लेते हैं वाइड ऐड के नाम से। ऐड नहीं, इसको मैं सम कर देता हूँ। वाइड सम नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या किया, मैंने ये ऐड वेरिएबल यूज़ किया। ऐड इज इक्वल टू num1 प्लस num2, दोनों नंबर्स को ऐड किया और मैंने इसको डिस्प्ले नहीं करवाना। ठीक है, ये पहले मैंने वाइड गेट नाम से फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने वाइड सम नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं इन 2 नंबर्स को सम कर रहा हूँ। और एक मैं सब्ट्रैक्ट नाम से बना लेता हूँ। वाइड सब के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसको मैं बाय डिक्लेयर करूँगा। बाय डिक्लेयर इसलिए करूँगा कि हमारी प्रैक्टिस होती रहे हर तरह से कोड लिखने की। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ वाइड। वाइड के बाद हमारे स्कोप का नाम है कैलकुलेटर, स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, और हमने किसको डिफाइन करना है, सबको। और इसके अंदर में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट हमारे फंक्शन का नाम है, सॉरी वेरिएबल का,
subtract is equal to num1 minus num2 and that's it। ओके, तीन फंक्शंस बनाए हैं, एक में हमने डाटा लिया है, दूसरे में हमने क्या किया है, डिस्प्ले करवाया डाटा को, और सॉरी सब ऐड किया है, सम किया है, और तीसरा जो फंक्शन है वो हमने अपनी क्लास के बाहर डिफाइन किया और इसमें हमने अपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में। अभी तक हमने डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। मेन फंक्शन में आगे मैं कैलकुलेटर C1 बना लेता हूँ, और C1 बनाने के बाद मैं गेट डाटा कॉल करता हूँ, C1 डॉट गेट डाटा, और अभी हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड जो हमारा प्रोग्राम है वो फाइन है या फिर इसके अंदर कोई एरर्स वगैरह है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1 है हमारे पास लेट्स से 20 और नंबर 2 हमारे पास है 45। ओके, यहाँ तक हमारा कोड रन हो चुका है। अब हम कुछ इस तरह करते हैं, ये वाइड अभी हम कॉल नहीं करते, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइड डिस्प्ले। वाइड डिस्प्ले नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। अभी तक जो हमने सारा कोड लिखा था वो तो सिंपल पुराना था, पुरानी बात थी। अब हम जो कोड लिखने लगे हैं ये आज का हमारा टॉपिक है, ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने एक वाइड डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना लिया है और डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन नहीं करता, अभी मैं सिर्फ लिख देता हूँ वाइड कैलकुलेटर कॉलन डिस्प्ले, और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा। वाइड डिस्प्ले करेगा क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विल टेक एन ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्लेज इट्स डाटा। इंग्लिश को जज नहीं करना, एंड डिस्प्लेज डाटा, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, मैं इसको डायरेक्टली सम या जो हमारे पास सामने एडिशन की है और सब्ट्रैक्शन की है, सम और ऐड और सब्ट्रैक्ट को मैं इसको यहाँ पे नहीं देने वाला। ये क्या करेगा फंक्शन, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा और उस ऑब्जेक्ट के डाटा को करवाएगा। कैसे, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया C1 और C1 का मैंने डाटा गेट कर लिया, और उसके बाद उस डाटा को हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं और उस डाटा का हम सम निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ C1 डॉट सम, इसे क्या होगा, सम निकला है C1 का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 डॉट सब्ट्रैक्ट। ये मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस को भी कॉल कर लिया। अब हमारे पास जब ये फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास num1 एंड num2 की वैल्यूज आ गई, ठीक है। जब हमने गेट डाटा को कॉल किया तो हमारे पास num1 और num2 की वैल्यू आ गई जो कि यूजर नहीं थी, और जब हमने सम को कॉल किया तो हमारे पास ऐड जो वेरिएबल हमने बनाया था सबसे ऊपर दिस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ऐड इज इक्वल टू num1 num2, ठीक है। ये हमारे पास ऐड की वैल्यू आ गई है, ऐड की वैल्यू सेट हो जाएगी, ऐड के अंदर वैल्यू आ गई। और सेम एज इट इज जब हमने सब्ट्रैक्ट को कॉल किया तो हमारे पास, भाई साहब आप किधर आ गए हैं, यस, तो हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वेरिएबल की भी वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास क्या हुआ है, सम और सब्ट्रैक्ट और जो डाटा था ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ कैलकुलेटर C2, ठीक है। मैंने एक C2 बनाया और ये तीनों चीजें मैं सेम एज इट इज कॉल करता हूँ। और C1 की जगह मैं यहाँ पे C2 कर देता हूँ, इसको भी C2 कर देता हूँ और इसको भी C2 कर देता हूँ। यहाँ तक
किसी को कोई इतराज़? अच्छा, जब मैं इस गेटा को फंक्शन किया, फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ 20, इसको रन कर लेते हैं। याद रखिएगा ये जो C1 का सम है और C2 का सम है, इन दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज होगी, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स मांग रहा है। ये दो नंबर्स किसके लिए मांग रहा है? ये दो नंबर्स मांग रहा है C1 के लिए। C1 के लिए दो नंबर्स है, इसको मैं दे देता हूँ 2 और 3, रन कर दिया। अब 2 और 3, 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो इस सम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर किसी को किसी पॉइंट पे नहीं समझ आती तो वो उसी टाइम पूछ ले। एंड लेट मी आस्क, यहाँ तक क्लियर है सबको? और 3 - 2 हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसकी आउटपुट 5 हो जाएगी, इसकी -1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? और अगर मैं यहाँ पे डाटा 2 जोन से है, अब मैंने C2 का डाटा कॉल हुआ है, क्लियर है? बाकी भी बता दें। ओके, जो ये वाला यहाँ पे मैं वैल्यूज देंगे, ये जाएंगी C2 के डाटा के अंदर। और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ लेट्स से 5 और 4। 5 और 4 करने के बाद क्या हुआ? 5 + 4 9 होता है। तो इस सम के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। 4 - 5 - 4 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इंटर कर दिया, सक्सेसफुली रन हो गया। अभी हमने डिस्प्ले नहीं करवाया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब डिस्प्ले करवाने का एक तो हमारे पास कन्वेंशनल तरीका था, वो क्या था? मैं यहाँ पे लिखूं Cout, यहाँ पे मैं लिखता हूं सम स्पेस अगेन और एंडल। ये मैंने कुछ इस तरह से डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे हम पहले करते थे। अब अगर मैं C1 के साथ डिस्प्ले करवाऊं, C1.display, मैंने C1 के साथ डिस्प्ले करवाया और अब इसको रन करता हूं। वाइड सम, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, वाइड सम। ओके, यहाँ पे सम नहीं आना था, यहाँ पे लिखना था ऐड और इसकी जगह हमने वेरिएबल बनाया था सब्ट्रैक्ट। ओके, माय मिस्टेक। हमने अपने जो दो वेरिएबल बनाए थे उनको हमने ऐड वगैरह करके अब मैं C1 के साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो C1 के सम के अंदर और सब्ट्रैक्ट के अंदर, ऐड के अंदर और सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 5 और -1। हम सेम वैल्यूज देंगे, उसको रन करवाते हैं। क्लियर? एंड लेट्स रन दिस वन। ओके, हमने इसको वैल्यूज दी थी 2 और 3। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। सम का कितना आया? 5 और -1 का कितना आया? तो सॉरी, सब्ट्रैक्ट का कितना आया? -1। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, और C1 की जगह मैं यहाँ पे C2 लिख देता हूँ। इसको रन करते हैं। ओके, हमने वैल्यूज दी थी 2 और 3, 5 -1 आ गया। और अब मैं यहाँ पे देता हूँ 5 और 4 और इसका हमारे पास आंसर आएगा 9 और 1। 9 और 1, यहाँ तक तो ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था वही है सब कुछ। ओके, डिस्प्ले वाला नहीं समझ आया, डिस्प्ले वाला नहीं समझ आया। ओके, पुरानी चीज़ ही है। हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने, वैल्यू कहाँ पे ली है? यहाँ से। यहाँ से जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ऐड के अंदर वैल्यू आ गई। ऐड वेरिएबल गेट दी डाटा, ऐड वेरिएबल में चला गया और ऐड वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर Cout कर दिया। सिंपल क्या किया, यहाँ पे ऐड को वैल्यू मिल गई है। वैल्यू क्या है? num1 + num2 है और इसको यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह मैंने जब सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन कॉल किया तो सब्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यू चलेगी और सिंपल डिस्प्ले के अंदर मैंने सब्ट्रैक्ट लिख दिया, Cout करवा दिया। ओके, इजी हो गया।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हमने एज एन आर्गुमेंट पास करना है। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ C2.display C1.display। एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेटर 3 C3 के नाम से। ये मैंने एक और वेरिएबल बना लिया C3 के नाम से, और इन दोनों के डिस्प्ले को मैं यहां से उड़ा देता हूं, सेव करता हूं। ओके, अब मैंने C3 बना लिया है। मैं करता हूं C3.display। मेरे पास कोई आंसर नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि C3, ये जो C3 कैलकुलेटर है, ये मेरे पास किस लिए यूज हो, ये मेरे पास दूसरे ऑब्जेक्ट्स के डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए शो हो। किस लिए शो हो, सॉरी, ये किस लिए काम है, यूज टू डिस्प्ले द डाटा ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट। पहले हमने जब ये डिस्प्ले करवाया तो हमने अपना हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना डिस्प्ले करवाया, लेकिन मैं नहीं करवाना चाहता फॉर एनी रीजन। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये C2 या C1 का डाटा जो उनसे है वो मैं C3 के जरिए कॉल करूं, स्टोर करूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है C3.display। .display के अंदर फॉर एग्जांपल मैं C1 का डाटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, मैं C1 का डाटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो मैं C3 के डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लिख देता हूं C1। C3 के डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे C1 लिख दिया। सिंपल मैंने क्या किया, डिस्प्ले के C1 के अंदर, सॉरी, फंक्शन के अंदर मैंने C1 लिख दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं, अगर मैं कोई यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ int a, और a को मैं यहाँ पे लिख दूँ, a को लिख दूँ मैं यहाँ पे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल की जगह मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासिंग एन ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ C1। अच्छा, अब हम वापस आते हैं डिस्प्ले वाले फंक्शन पे। जो हमारे पास ये जो सेकंड है ना, इसको मैं अरेज कर देता हूँ क्योंकि ये जगह घेर है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है, और एक मिनट के लिए हम इसको भी अरेज कर देते हैं। ये हमारे पास C3 जोन से है, ये मैंने पास किया, C1 पास कर दिया। अच्छा, C1 को मैंने यहाँ से पास तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ होना तो चाहिए जो कि इस C1 को कैरी भी करे। बिल्कुल ऐसे ही जब हम वेरिएबल पास करते हैं तो इस वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर भी तो करना है ना, कि इसको जो हम पास कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट को पास कर, सॉरी, ऑब्जेक्ट के डाटा को स्टोर कौन करेगा, एक ऑब्जेक्ट ही करेगा ना। थोड़ा सा इजी करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट्स से a, और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ int a। अब इस a को मैंने डिस्प्ले के अंदर एज एन आर्गुमेंट दिया है, और इस a की वैल्यू कौन कैरी करेगा, इस a की वैल्यू को कौन स्टोर करेगा, एक और इंटीजर वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और इंटीजर वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, इंट किसी भी नाम से बना लेता हूँ, लेट्स से नंबर के नाम से बना लेता हूं। तो ऐसे नहीं होगा कि यहां से a की जो वैल्यू है वो नंबर के अंदर चली जाएगी, a = 10। मैंने यहां पे a को 10 दे दिया। ठीक है, मैंने यहां पे इंटीजर वेरिएबल पास किया है, और यहां पे इंटीजर वेरिएबल जो सा है, एक और इंटीजर वेरिएबल बनाया है जो कि इस a की वैल्यू को गेन करेगा, इस a की वैल्यू को गेन करेगा। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन के दौरान भी मुझे यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, जिससे उसको क्लियर होगा कि हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए। ठीक है, ये जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट दिया, और यहाँ पे एक और इंटीजर वेरिएबल बना लिया जो कि इस a की वैल्यू को स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे
स्ट्रिंग यूज करना हो, या फिर मैं यहाँ पे करेक्टर यूज करता हूँ और 10 को मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे करेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा, करेक्टर। तो इसी तरह जब मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं इसको, लाइक C1 मैंने इसको पास किया है, तो यहां पे मुझे एक और ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा जो कि इस C1 के डाटा को स्टोर करे। तो मैं यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया कैलकुलेटर C1 बनाया है, यहां पे मैं लिख देता हूं कैलकुलेटर O1, सॉरी ये नहीं आएगा, कॉलन क्यों मैंने लिख दिया, कैलकुलेटर O1। अच्छा, यहाँ पे अब हम कैलकुलेटर कर रहे हैं, तो डेक्लेरेशन के लिए भी यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा इंट की जगह कैलकुलेटर, ठीक है। आई होप को आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये कैलकुलेटर क्यों लिखा है। यहाँ पे ये कैलकुलेटर यहाँ पे मुझे O1 लिख देता हूँ, अब आसानी रहेगी। ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे डिफाइन किया, तो दोनों जगह मुझे लिखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब एक बात याद ये रखिएगा, ये O1 और ये C1 बोथ आर डिफरेंट। सॉरी मेरा गला बैठ गया। दिस O1 एंड C1 आर डिफरेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a इज इक्वल टू 10, int b इज इक्वल टू a। क्या a और b डिफरेंट नहीं है? बेशक b के अंदर a की वैल्यू मौजूद है, लेकिन b और a बोथ आर डिफरेंट। b और a बोथ आर डिफरेंट, ऑल्दो के b के अंदर a की वैल्यू है। इसी तरह C1 एंड दिस O1 बोथ आर डिफरेंट, बट O1 के अंदर जो डाटा है वो C1 का है। आई होप कि मैंने क्लियर किया होगा। अच्छा, O1 आ चुका है। अब सारा क्या हुआ है कि हमारे पास C1 का डाटा O1 के अंदर चला गया, और अब हम क्या करेंगे, यहां पे अब डिस्प्ले करवाएंगे या जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है। अभी तक के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाटा स्टोर हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब मैं यहां पे लिखता हूं cout, यहां पे लिखता हूं द वैल्यू इन एड वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज। ये मैंने C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे मैं C1 लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ कि द वैल्यू इन वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट C1 इज। लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ C1, मैं C1 लिख रहा हूँ, मैं लिखा C1 डॉट एड एंडल। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है C1। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि जो C1 है वो मैं स्कोप के बाहर यूज कर रहा हूं। C1 मैंने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है और इसको मैं क्लास के अंदर यूज कर रहा हूं, ये तो इसके अंदर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि C1 जो है वो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, वो मेन फंक्शन के बाहर कैसे कॉल हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे O1 बनाया था जो कि क्या करेगा, C1 के डाटा को स्टोर करेगा। अब C1 का सारा डाटा O1 के अंदर मौजूद है, तो मैं यहाँ पे O1 नहीं लिख सकता, और C1 मैंने यहाँ पे जब सम डाटा किया था, तो C1 सम किया था तो ऐड के अंदर वैल्यू नहीं आ गई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, O1 डॉट ऐड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले डिस्प्ले फंक्शन बनाया था, और मैं डिस्प्ले फंक्शन मैं दोबारा बना देता हूँ, उसको मैं कमेंट कर दूंगा। मैं यहाँ डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ये मैं वो फंक्शन बना लूंगा जो मैंने पहले बनाया था, और यहाँ पे मैं लिखा था cout ऐड, स्पेस दी थी, और यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट लिखा था, एंडर लिखा था। ये मैंने पहले फंक्शन बनाया था, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड लिखा था, और जब मैंने फंक्शन यहाँ पे C1 के साथ कॉल किया था जो भी होता है, तो उसको ऑटोमेटिक पता लग गया था। अब मैंने इसी ऐड को, ये जो ऐड है इसको मैंने O1 के साथ कॉल कर लिया है, इसको मैं कर दिया।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, O1 डॉट ऐड कर दिया। ये C1 है, C1 के num1 num2 के अंदर वैल्यू गई इस फंक्शन के जरिए, और C1 सम के जरिए ऐड के अंदर वैल्यू गई, ऐड के अंदर वैल्यू सेट होगी। और उसके बाद जब मैंने पास किया C1 को C3 के अंदर, ठीक है, C3 के डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या किया, C1 को कॉल किया, तो C1 का सारा जो डाटा था वो यहाँ से O1 के अंदर चला गया, और C1 को मैं यहाँ कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि C1 मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर था, वो मेन फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए मैंने O1 को यहाँ पे यूज किया। अब इसको रन करवाते हैं। मैं यहाँ पे सेम लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखा 2 and 3। हमारे पास एक्सपेक्टेड जो आउटपुट आनी चाहिए वो आनी चाहिए, द वैल्यू इन वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट C1 इज 5 आना चाहिए, ऐसे ही है। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ये देखिए, द वैल्यू इन एड वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट C1 इज 5। अच्छा, यहाँ पे सेम एज इट इज मैंने इस पूरे को कॉपी किया, और इसी के नीचे मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, और ऐड की जगह मैं सब्ट्रैक्ट को भी कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे O1 डॉट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे मेरी वैल्यूज है 2 and 3, तो ये मेरे पास आ रहा है 5 and -1। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, याद रखिएगा, सिंपल सिर्फ क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारा उर्दू में लिख देते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टोर करने के लिए, जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक डिफॉल्ट वेरिएबल बनाना पड़ता है। ठीक है, ये O1 बनाया है, ये स्टोर कर रहा है। ठीक है, कि डाटा को स्टोर करने के लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब C1 का सारा डाटा चला गया O1 के अंदर। O1 एक ऑब्जेक्ट है, और O1 के जरिए मैं ये सारी वैल्यूज को, डॉट गेट डाटा को, डॉट सम डाटा को, डॉट सब्ट्रैक्ट को, डॉट डिस्प्ले, किसी को भी कॉल कर सकता हूं। वेट, मैं क्वेश्चन देखता हूं आपका, मैं ये कंप्लीट कर लूं। अच्छा, डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छा, जैसे हम C1 के जरिए ये सब कुछ कॉल कर सकते हैं, डॉट गेट डाटा, डॉट सम, डॉट सब्ट्रैक्ट, C1 के जरिए ये सब हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि C1 एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह क्या हम O1 को नहीं, O1 के जरिए नहीं सबको कॉल कर सकते, डॉट गेट डाटा, यहाँ पे डॉट सम, डॉट सब्ट्रैक्ट, सबको कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसी तरह हमने डॉट ऐड को भी कॉल कर लिया, और डॉट ऐड के अंदर वैल्यू किसकी है, C1 की। डॉट ऐड के अंदर C1 की वैल्यू है, के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, C1 को, C1 हमारे पास C1 है, ठीक है। C1 को अगर डिस्प्ले में आउटसाइड द क्लास डिफाइन करें तो O1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो आउटसाइड क्लास होगा। नहीं, आप C1 को अगर डिस्प्ले में आउटसाइड द क्लास डिफाइन करें, एक मिनट, C1 को डिस्प्ले में आउटसाइड द क्लास कैसे, मैं समझा नहीं। आप कह रही हैं कि जो C1 मैंने कैलकुलेटर बनाया है, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहां पे डिस्प्ले कर दूं, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग?
नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। डिस्प्ले को जब आउटसाइड क्लास डिफाइन करते हैं, अच्छा देखें, डिस्प्ले को मैंने आउटसाइड द क्लास ही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मैंने इसको आउटसाइड द क्लास ही डिफाइन किया है, लेकिन इसको मैंने डिक्लेयर कहाँ पे किया है? क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है मैंने इसको। बेशक मैंने बाहर डिफाइन किया, लेकिन इसको मैंने डिक्लेयर तो क्लास के अंदर ही किया है ना। तो जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है ये क्लास के स्कोप के अंदर आएगा, ये क्लास के स्कोप के अंदर है, ये क्लास से बाहर नहीं है। इसको मैंने डिफाइन बाहर किया है स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन को यूज करते हुए, लेकिन एक्चुअल में ये क्लास के स्कोप के अंदर ही मौजूद है और ये क्लास का ही हिस्सा है, ठीक है। इसको हमने क्या लेंगे, जबरदस्ती बाहर डिस्प्ले करवाया। आई होप सो के क्लियर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन सही तरह समझ नहीं आया और मैं उसको डिफाइन नहीं कर पाया। ओके, यहाँ पर एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। यहाँ पे मैंने c1 डॉट गेट डाटा, c1 डॉट सम डाटा, c1 डॉट सब्ट्रैक्ट डाटा किया। अब हम एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि जो सम डाटा और सब्ट्रैक्ट डाटा है इनको भी हम यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं, लेकिन वो उसका मतलब कोई नहीं बनता करने का। ओके, उसको रहने देते हैं, मतलब कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी फिर से। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ और हम एक और फंक्शन बना लेते हैं और समझ आ जाएगी। day12 डॉट cpp, इसको मैं b कर देता हूँ, अंडरस्कोर b, और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने सारा पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद इसमें से मैं कुछ चीज़ें उड़ा देता हूँ। एंड यस, ये मैंने क्लास सारी खाली कर दिया, सिर्फ टेम्पलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी क्लास मैंने उड़ा दी, ये फंक्शन भी सारे उड़ा दिए, खाली कर दिया, इसी मैंने टेम्पलेट यूज़ किया है। अच्छा, ये सिंपल क्लास कैलकुलेटर के नाम से, और ये इंट मेन वगैरह हमने सिंपल हमारा जो काम करता है। अच्छा, अब हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, पब्लिक के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ void गेट डाटा, और गेट डाटा के अंदर मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट, नहीं इसको मैं प्राइवेट के अंदर रखता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट num1 num2 ऐड सब्ट्रैक्ट की जगह मैं यहाँ पे सिंपल जस्ट मुझे ये जो चाहिए num1 num2। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि आप लोगों को साथ साथ कोड की समझ आ रही है। num1 num2 गेट डाटा के अंदर सी आउट राइट टू नंबर्स एंडल सी इन num1 num2। सिंपल, हमने यहाँ पे सारा लिख लिया पहले वाला कोड। अब मैं यहाँ पे करता हूँ void सम के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, सी आउट
द सम ऑफ num1 एंड num2 इज num1 num2। ठीक है, वाइड सम के अंदर हमने क्या किया, दोनों को सम करवा लिया। वाइड सम के अंदर हमने क्या किया, दोनों का सम करवा लिया num1 num2 का, और हमने डायरेक्ट सम करवाया है, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया। यहां तक ठीक है। अब मैं ये करता हूं कि एक और बनाता हूं, वाइड ऑब्जेक्ट सम। ऑब्जेक्ट सम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, वाइड ऑब्जेक्ट सम के नाम से। ये क्या करेगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को लेगा। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका सम करवाएगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। इसको यहाँ पे डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे कैलकुलेटर C1 एंड C2 और C1 डॉट गेट डाटा, C1 डॉट सम, और यहाँ पे C2 डॉट गेट डाटा, C2 डॉट सम। यहां तक सबको क्लियर होगा। C1 के अंदर हम डाटा देंगे, उसका सम करवा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, C2 को डाटा देंगे, उसका सम करवा लेंगे। करवा लेंगे क्यों, हम करवा लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं 3 4 7 आ गया, एंड यहां पे मैं लिखता हूं 5 6 11 आ गया। वाइड गेट डाटा वाइड सम के अंदर हमने कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वाइड कैलकुलेटर C3 नाम से मैंने एक बनाया, और मैं करता हूँ C3 डॉट ऑब्जेक्ट सम, C3 डॉट ऑब्जेक्ट सम। ये ऑब्जेक्ट सम भाई साहब क्या करने वाले हैं, ये क्या करेगा, हमारे पास जो C1 का सम आया है और जो C2 का सम आया, उन दोनों को अगेन ऐड कर देगा। C1 का जो सम आया था वो कैसे आया था, num1 num2 को ऐड करके। C2 का जो आया था वो कैसे आया था, num1 num2 को ऐड करके। अब इन दोनों का जो आउटपुट है ना, उन दोनों को C3 का जो ऑब्जेक्ट सम है वो सम कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, will add the outputs of both objects। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइड है और वाइड के अंदर द सम ऑफ num1 num2 की एक कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये कैसे काम करेगी, मतलब अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट के sum1 sum2 को प्लस करवाता हूं तो ये कैसे प्लस होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, इसके अंदर चीजें मौजूद हैं। मैं वाइड को क्या करता हूं, यहां पे इंट कर लेता हूं वाइड को, इंट, और यहां पे मैं लिख देता हूं रिटर्न num1 प्लस num2। आई होप कि किसी को इतराज नहीं होगा। यहां तक मैंने क्या किया है, इंट सम बना लिया जो कि रिटर्न करेगा num1 प्लस num2 को। अब हमें ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वाला फंक्शन हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, एक हमें वैल्यू यहां से आएगी, रिटर्न इट विल गिव ए रिटर्न वैल्यू, इंटीजर रिटर्न वैल्यू। ठीक है, सम1 हमें इंटीजर रिटर्न वैल्यू देगा, और इसी तरह ये जो C2 का सम है ये भी हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और C3 क्या करेगा, विल ऐड द आउटपुट्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर मैं लिख देता हूं विल ऐड द रिटर्न वैल्यूज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। sum3 क्या करेगा, इन दोनों के जो रिटर्न हैं उनको ऐड कर देगा।
तो उसके लिए मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज को पास करना है। ये जो डॉट सम वन है ना, इसको मैं यहाँ से एक सेकंड के लिए ऐसे कर देता हूँ, बल्कि ऐसे क्यों करना है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। और इस सम वन को भी मैं इस C1 का जो सम है इसको भी उड़ा देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और मैंने क्या कहा है कि ये C3 क्या करेगा, दोनों के सम को ऐड कर देगा, दोनों की रिटर्न वैल्यूज़ को। तो हम इसको C1 और C2 जोन से इसको पास कर देते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे C1 और C2 मैंने इसको पास कर दिया। अब ये दो मैंने ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटाज को स्टोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि कैलकुलेटर नाम के दो ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, O1 एंड O2। ये मैंने दो न्यू ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। O1 क्या करेगा, C1 के डाटा को स्टोर करेगा, O2 क्या करेगा, C2 के डाटा को स्टोर करेगा। तो अब हम इन दोनों के, क्यों नाम O1 के अंदर आ चुका है C1 का डाटा, C2 का डाटा, अब हम इनको ऐड करवा सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Cout द सम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज O1 डॉट सम जो मैंने यहां पे लिखा था, यहां पे लिखा हुआ था मैंने C1 डॉट सम, यही लिखा हुआ था ना। तो मैंने ये C1 जो डॉट सम है इसको सिंपली यहां से उठा के यहां पे लिख दिया है और C1 की जगह O1 यूज कर लिया है, क्योंकि मैं यहां पे C1 को नहीं यूज कर सकता और O1 के अंदर C1 का ही डाटा है, ऐसे ही है। तो इस C1 को मैंने यहां से उठा के यहां पे लिख दिया है। और ये जो मेरे पास यहाँ पे C2 था, C2 डॉट सम था, दिस वन C2 डॉट सम, तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं प्लस O2 डॉट सम, एक एंडल लगा देते हैं और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं। एवरीथिंग इज फाइन। अब इसको मैं रन करता हूं, ओके इसको रन करते हैं। राइट टू नंबर्स, ये जो दो नंबर मांग रहा है ये मांग रहा है C1 के लिए, क्यों ना हम यहाँ पे Cout ही ऐड कर दें। डेटा फॉर ऑब्जेक्ट 1 एंडल इसको मैंने कॉपी किया और ये C2 है और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ डेटा फॉर ऑब्जेक्ट 2। इसको हम क्लियर करके अगेन रन कर लेते हैं, हमें कोड समझ आएगा। डेटा फॉर ऑब्जेक्ट 1, राइट टू नंबर्स 2 2। डेटा फॉर ऑब्जेक्ट 2, अब हमसे वो डाटा मांग रहा है ऑब्जेक्ट 2 के लिए। याद रखिएगा इसका आउटपुट क्या हो चुका है 4, अभी नहीं हुआ, अभी जब ये रन होगा तब होगा। वैसे इसका आउटपुट क्या आएगा 4, और यहां मैं लिखता हूं 2, इसको भी 2। 4 + 4 द सम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज 8। ये O1 डॉट सम किया तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, और जब मैंने O2 डॉट सम किया तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। 4 + 4 कितना होता है 8 होता है। अगेन रन करते हैं, 34 42 87 46 209 209। तो इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स
काम करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमने यहाँ से डाटा जो है वो O2 के अंदर जाके स्टोर हो चुका है, कोई एक्शन कोई कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ तभी परफॉर्म वही चीज़ जो है एग्जीक्यूट होगी जब हम उसको कॉल करेंगे, जिस चीज़ को हम कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे sum1 और sum2 को कॉल किया, सिर्फ यही है होंगे एग्जीक्यूट, और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका भाई साहब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंट सब नाम से एक फंक्शन, और इसके अंदर मैं रिटर्न num1 माइनस num2 कर देता हूँ, ये मैंने फंक्शन बनाया एक न्यू अपनी क्लास के अंदर, इसको मैंने कहीं भी कॉल नहीं किया, ये अब O2 के अंदर मौजूद होगा इसका डाटा, लेकिन मैंने इसको कॉल कहीं नहीं किया, तो ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, हमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारे पास अभी भी सेम आउटपुट आएगी।